हेलो हाय नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक मेरे यानी आलोक के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर डॉक्टर एमपी सिंह, जो कि एक प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ मोटिवेशन स्पीकर हैं, राइटर हैं, जिन्होंने 25 से ज़्यादा बुक हमें दी हैं पढ़ने के लिए, पब्लिश की हैं। और साथ ही साथ ये बच्चों को भी काउंसिल करते हैं और परिवारों को भी काउंसिल करते हैं। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपका बहुत बहुत आभार। जी। सर, परीक्षाएं नज़दीक हैं और जी बच्चे परेशान हो जाते हैं परीक्षाओं को लेकर के, जी क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि कोविड की वजह से जी बहुत कुछ बदलाव हुआ है शिक्षा जी नीति में। जी 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 तो अ, बच्चों के परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जी। हम क्या कर सकते हैं? पहला प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है आलोक जी आपने, और बहुत ही आज के टाइम में चिंता का विषय है, क्योंकि डेट शीट आ चुकी हैं। 17 तारीख से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, सभी कॉलेजों में एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। और इस समय बहुत बच्चे परेशान हैं, क्योंकि कॉलेज लगे नहीं। कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, और कोविड की वजह से बच्चे पढ़ भी नहीं पाए। और ऑनलाइन क्लासेस जो रहीं, हम्म। ऑनलाइन क्लासेस में इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, हम्म। क्योंकि जब आप सामने गुरु के सामने बैठे होते हैं, जो फेस रीडिंग होती है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, जिसको हम समझ पाते हैं कि बच्चे की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम्म। लेकिन जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन में कई बार नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार किसी का चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, हम्म। कई बार घर में चारों तरफ को शोर हो रहा होता है, किसी के घर में बैठने की जगह होती है, किसी के में नहीं होती है, जी। कई बार मोबाइल की टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती हैं, कई बार आवाज़ आ रही होती है, कई बार नहीं आ रही होती है, तो उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आ नहीं आते पाते हैं। हैं जी। और बच्चे आजकल क्या है कि किताबों का थोड़ा सा शौक विद्यार्थियों को कम हो गया है। पहले समय में क्या था कि किताबों को आत्मसात करते थे, हम्म। पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, बार बार लिखते थे। आजकल क्या है कि कोरोना काल के अंदर पेपरलेस पॉलिसी, जो डिजिटल इंडिया के तहत में पेपरलेस पॉलिसी की सब कुछ किस पे हो गया, ऑनलाइन हो गया। अब हम्म। ऑनलाइन में किसी का मोबाइल जिसने 500-700 रुपये का चार्ज करवाया था, कई बार चार्ज खत्म हो गया, पैसे नहीं है, कहाँ से चार्ज करवाएं, कैसे चार्ज करवाएं, हम्म। नहीं पता चल पा रहा। कई बार क्या है कि म्यूट कर लेते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तब भी रिजल्ट नहीं आ पाते कभी हैं। कभी तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, म्यूट करके कहीं और कुछ जी, काम कर लेते हैं। हाँ, और कुछ काम कर लेते हैं कि बच्चे हैं, हम्म। माइंड है उनका कि अभी इतनी समझ तो है नहीं कि वो 50 साल के हो गए हैं, हम्म। जो उनको ये है कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें हैं। हम्म। लेकिन राइटिंग पावर बच्चों की बहुत कम हो गई कम हो है। जाती है, राइट। अब जब पेपर होगा, इसमें तो 3 घंटे का जो पेपर होगा, अब उसमें लिखना पड़ेगा। अब हम्म। लिखा तो पूरी साल में है ही नहीं, हम्म। कॉपी बनाई नहीं, शॉर्ट नोट बनाए नहीं, हम्म। तैयारी की नहीं, लिखने का अभ्यास नहीं, जी। तो अब हाथ भी दुखेंगे हम्म। और लिख भी नहीं पाएंगे, और राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये थोड़ा सा इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं। हम्म। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन कौन सा इम्पोर्टेंट है, किस क्वेश्चन पर हम फोकस करें। हम्म। जब प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और बच्चा पढ़ रहा होता है, हम्म। तो कई बार प्रोफेसर्स, क्योंकि प्रोफेसर से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, बिल्कुल। हितैषी नहीं होता। हम्म। वो ये चाहते हैं कि बच्चे की मेरिट कैसे आए, बच्चे को कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार हम परीक्षा में भी उनसे जो है लेते हैं, पूछते हैं बार बार, तो उससे बच्चे को अभ्यास हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और आज वो अभ्यास की कमी हो गई है। हम्म। और फिर आगे कैरियर भी है, किसी ने आईएएस बनना है, किसी ने आईपीएस बनना है, किसी ने एससीएस निकालना है, किसी ने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई, किसी ने एसएससी का निकालना है। तो सबके सामने कोई बैंकिंग में जाना है, कोई रेलवे में जाना है, कोई किसी ने, अनेकों प्रकार के कंपटीशंस हैं। हम्म। तो उन कंपटीशंस की जो तैयारी होती है, वो कैसे करें? क्योंकि पहले तो क्या है कि हम चले जाते थे, जगह जगह पर कोचिंग सेंटर होते थे, हम्म। उनमें चले जाते थे। अब जैसे कोटा जैसी जगह है, या राजस्थान है, या मध्य प्रदेश है, या हमारे फरीदाबाद में, पलवल में कुछ लोग अच्छे जो, या दिल्ली है, हम जा नहीं सकते, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे साधन बंद हो गए। हम्म। कहीं ट्यूशन भी नहीं जा सकते, कहीं कोचिंग भी नहीं ले सकते, कहीं टीचर पढ़ाने नहीं आ सकते। तो उसमें अब बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं हम्म। कि मेरे सामने कैरियर भी है, यदि परसेंटेज अच्छी नहीं आई तो मुझे आगे दाखिला नहीं मिल पाएगा, जी। यदि मैं परसेंटेज नहीं निकल पाया
तो मैं क्लास में और लोगों के बीच में कैसे मुंह दिखा पाऊंगा, या मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेज हैं विद्यार्थियों के। तो मैं उन बच्चों से फिर यही कहूँगा कि स्ट्रेस में आना कोई अच्छी बात नहीं है। हर समस्याओं के समाधान होते हैं और हमारी तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। उनसे अपनी बात को रखना चाहिए, उनसे समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा शुरू में कि भले ही शिक्षा नीति बदल गई है, लेकिन उसकी वजह से तनाव भी बढ़ा जी, है ना? और उसकी वजह से बच्चे थोड़ा-सा परेशान भी रहते हैं। टेक्नोलॉजी भले ही हमारे बीच में आ गई है, लेकिन जी, उसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ गई हैं, जी, 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 जो कि आजकल के बच्चे झेल भी रहे हैं। जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तनाव कितने प्रकार का होता है? वो ज़रा हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही आलोक जी। तनाव हम जो पढ़ाते हैं वो 36 टाइप्स का है, हुँ, जो फोबिया है। एग्जाम फोबिया तो अधिकतर 90% बच्चों में होता है। हुँ, हुँ, जैसे ही परीक्षा का नाम हम सुनते हैं, कितना भी लर्निड क्यों ना हो, हुँ, हुँ, लेकिन वो भी एक बार को डर जाता है हुँ, हुँ, हुँ। कि परीक्षा में होगा क्या, क्या मैं कर पाऊंगा। जी। चाहे भले अध्यापक का ले लो आप, जो रोज पढ़ाते हैं, और उनसे कहो कि आज तुम्हारी परीक्षा है इस सब्जेक्ट की, हुँ, वो भी किताबों को देखना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या पूछेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो परीक्षा का डर है। हुँ, लेकिन परीक्षा के डर में मतलब जो बहुत सारी चीज हैं। बच्चे खाना छोड़ देते हैं, बच्चे आराम करना छोड़ देते हैं, हुँ, बच्चे योग करना छोड़ देते हैं, हुँ, बच्चे कमरे में बंद हो जाते हैं। हुँ, हुँ। बहुत सारी चीजें हैं। अपने आप को अकेला कर लेते हैं अकेला और कर लेते उसमें हैं। और हाँ, घुसते चले जाते हैं, तो डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जी जाता है। जी, वो मतलब ये चीज बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हुँ, दूसरा सबसे बड़ा है माँ बाप का जो एसोसिएशन नहीं मिल पाता है, हुँ, माँ बाप का जो प्यार नहीं मिल पाता हुँ, है, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। हुँ, तो ऐसे समय में जब परीक्षा होती हैं, बच्चे को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मुझे 4 बजे उठना है। हुँ, मैं सबसे अपील करूंगा हुँ, कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हर विद्यार्थी को उठना ही चाहिए। हुँ, सुबह जो दिमाग होता है वो बहुत फ्रेश होता है, हुँ, और उस समय जो याद किया जाता है वो याद हमेशा रहता है। हुँ, और जो बच्चे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ते रहते हैं, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और माइंड डाइवर्ट होते ही रात का टाइम देखते ही इस मोबाइल में बहुत अश्लीलता अपने आप आ जाती है। हुँ, जैसे आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, बच्चा नहीं कुछ देखना चाहता, हुँ, लेकिन फिर भी अपने आप ऐड ऐसी आ जाएंगी कि उसका दिमाग को भटका देंगे। हुँ, तो इसलिए इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, बुरी बात नहीं है, हुँ, लेकिन ये बहुत बुरा भी है। हुँ, इसकी वजह से बहुत बच्चे घर से बेघर हो गए हैं। बिल्कुल। इसकी वजह से इसमें जो गेम्स आते हैं, हुँ, कई बार बच्चा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा दिमाग था, हुँ, अचानक वो आ गया, ऐड आ गया, उसने वहां हाथ मार दिया, अब वो गेम खेलने में लग गया। हुँ, और गेम ऐसे खतरनाक आ गए, पबजी जैसे, और वो जो गेम्स थे जिसमें कि बच्चे ने क्या किया, सुसाइड कर लिया, या किसी को हुँ, मार दिया, भाग गया, या जिन रेल के नीचे आके कट के मर गया, फांसी लगा लिया, ऊपर मकान से कूद गया। हुँ। पता नहीं क्या क्या उसमें, मतलब कैसा सिखाते हैं, अभी क्या नहीं बहुत सिखाते। सारे ऐसे गेम आ रहे हैं जिसमें बच्चा इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें आस-पास का नज़र ही कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता, हुँ, बिल्कुल कुछ नहीं पता कि कौन पास में है। हुँ, माँ खड़ी है, बहन खड़ी है, बेटी खड़ी, कुछ नहीं कुछ पता उनको। जी। वो सिर्फ उसी में होते हैं। तो इतनी संलिप्तता जब आ जाती है ना, तो ये दिमाग जो है बिल्कुल स्थिर हो जाता है। हुँ, 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 इसलिए मेरा कहना है कि बच्चों को परीक्षा के समय पर हुँ, विशेष ध्यान रखना चाहिए, हुँ, हुँ, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, अच्छे करिकुलम को पढ़ना चाहिए, और जो पिछले पेपर हुए हैं हुँ, उन पेपरों का रिवीजन करना चाहिए, लिख करके अभ्यास करना चाहिए। जो याद करते हैं उसे बार बार हमें लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने का जब अभ्यास होता है, क्योंकि वही हमें परीक्षा में करना होता है, जी। तभी जाकर के उसके, क्योंकि ये इस पेपर पर जब मैं ये लिखूंगा हुँ, तभी एग्जामिनर इसमें देखेगा, और एग्जामिनर देखेगा तो नंबर देगा। हुँ, अब यदि मैंने पेपर तो पढ़ लिया, और मैंने कहा कि ये तो मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, हुँ, और इसमें इसका आंसर नहीं लिखा, हुँ, तो आने से क्या मतलब है। हुँ, उसको तो नहीं पता ना, वो तो मेरे सामने नहीं बैठा। तो जो तुम्हें आता है वो पेपर पर आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। और जब आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर जो आप पढ़ रहे हो उसी क्वेश्चन का आंसर नंबर वो डालोगे, तब आपको नंबर मिलेंगे। हुँ, क्वेश्चन कोई और है, आंसर कोई और लिख दिया, फिर तो भी नंबर नंबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्वेश्चन है 1 नंबर का,
जवाब दे दिया आपने 10 लाइन का, फिर भी नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन है 250 वर्ड लिखने हैं या 750 वर्ड लिखने हैं और उसमें लिख रहे हो आप 2 लाइन, तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो इन सब बातों का कब पता चलेगा? जब आप पिछले पेपरों को सॉल्व करोगे, किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उनको चेक कराओगे और वो प्रॉपर चेक करके जब उसमें कमी निकालेंगे और उस कमी निकालने के बाद दोबारा से आप उसका अभ्यास करोगे, तब जा करके आप कहीं अच्छे मुकाम की तरफ, गोल्ड मेडलिस्ट की तरफ या मेरिटोरियस स्टूडेंट की तरफ तब आप आएंगे, क्योंकि आपकी कमियों को आप ज्यादा जानते हो। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कमियों पर हमें पर्दा नहीं डालना चाहिए और जो हमसे कमी हुई है उसको हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। तो कोई भी वीक स्टूडेंट है उसको ये नहीं सोचना चाहिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इज इन योर हैंड। बस ओनली थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपने उसका अभ्यास करना है, बोलने का अभ्यास करना है, पढ़ने का अभ्यास करना है, लिखने का अभ्यास करना है और अपना टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि कोई भी काम असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड में छिपा हुआ है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल में अपने आप कह दिया, आई पहले वर्ड है, एम दूसरा वर्ड है, आई एम फिर पॉसिबल, कि जो नहीं हो सकता वो संभव है, तुम कर सकते हो। कोशिश तो तुम्हारे अंदर सब कुछ प्रतिभा छिपी हुई है। सिर्फ आपको एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए, एक अच्छे इंसान की गाइडलाइन चाहिए। यदि कहीं पर तुम स्ट्रेस में हो, डिस्ट्रेस में हो, कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो मैं फ्री काउंसलिंग करता हूँ। मेरा नंबर है 9810566553। मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समाधान के लिए अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। और मैं राष्ट्र का चिंतनशील व्यक्ति हूँ, मैं अपने जैसे लोग तैयार कर रहा हूँ। इसलिए मैं आने वाली पीढ़ी से मैं निवेदन करता हूँ कि पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने इस देश को चिंतन दिया, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियां दी, पढ़ाई लिखाई अच्छी लेकर के आए, अच्छा संविधान बनाया। तो यदि हम उन महापुरुषों को याद करते हुए आज यदि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तो अपना जीवन भी सफल बना सकते हैं। और आज तो पढ़ने लिखने के लिए हमारे देश के अंदर ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। पहले पढ़ने के लिए तो हमें विदेश जाना पड़ता था, हमारे यहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे। आजकल तो हर तीसरे घर में आपको, 5वें घर में अध्यापक मिल जाएगा पढ़ाने के लिए। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, छोटा भाई बहन भी आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। बस थोड़ा सा विनम्रता लानी है, सौम्यता लानी है, तभी जाकर के हर समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल, मुश्किलों से भागना नहीं है और उनका डट के सामना करना है और साथ ही साथ अपने जो काम किया है, फेलियर्स हो रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, जी, जी, अगर जी। आपको सक्सेस होना है। आगे हम आपसे और भी बात करेंगे और जानेंगे कि तनाव क्यों आता है और किस तरह से आता है और उसका मुख्य कारण क्या है? और ये जी, भी देखा गया है कि कई बार बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश में लगे रहते हैं और जी, उसकी वजह से भी एक टेंशन जी, अपने आप में ही क्रिएट कर लेते हैं। जी। उसके बारे में बात करेंगे, वापस लौटेंगे, लेकिन एक गाना सुनेंगे। वापस जी। लौट के आएँगे। आप सुनते रहिए रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम, दिल से दिल तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर। वंस अगेन वेलकम बैक। रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप, मेरे यानी आलोक के साथ। और आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं मोटिवेशन स्पीकर, राइटर और एक बेहतरीन काउंसलर, प्रोफेसर डॉक्टर एमपी सिंह। सर, एक बार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा जी आपका। सर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम जी, लोग बात कर रहे हैं तनाव के बारे में, जी, बच्चों के अंदर जो तनाव पैदा हो रहा जी, है एग्जामिनेशन को लेकर के जी, या फिर करियर को लेकर के। जी, तो एग्जामिनेशन का अगर हमें देखा जाए तो बहुत बार हमें एक प्रेशर मिलता है अपने जी, पेरेंट्स की तरफ से जी। कि हमें 95। और पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका आलोक जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आजकल अंकों की आपाधापी हो रही जी। है। और यदि किसी बच्चे के अंक 100 में से 100 नहीं आते हैं, 100 में से 99 नहीं आते हैं, तो माता पिता उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं।
मैंने 4 ट्यूशन लगा रखे थे, मैंने 5 ट्यूशन लगा रखे थे, मैं तेरी पढ़ाई पर इतना खर्च करता हूँ, मैंने तुझे CBSE स्कूल में दाखिला करा रखा है, मैंने तुझे इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा रखा है। और मतलब चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सब में उनका बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऑन एन एवरेज, क्योंकि अब देश का करिकुलम ऐसा बन चुका है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि दाखिला चाहिए आपको तो कट लिस्ट जाती है 95 एबव। अब बच्चा ये चाहता था कि मुझे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही कॉलेज में दाखिला लेना है। अब वो 95 लाने के लिए क्या नहीं करेगा। अब 95 यदि उसके 94 आ गए तो उसमें उसको अब दाखिला तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ नहीं, अब किसी और कॉलेज में हुआ, तो अब उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। उसका जो सपना था वो टूट गया। इसी प्रकार से बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पर कटलिस्ट यहाँ 80% जाएगी, यहाँ 90% जाएगी। तो जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़े हुए होते हैं और जिनकी परसेंटेज 60 और 70 रह जाती है, या जो बच्चे दलित होते हैं, या जो बच्चे झुग्गी झोंपड़ी में पलते हैं, या जो बच्चे गरीब होते हैं, जो किराए पर रहते हैं, जिनके पास फाइनेंस नहीं होता है, जो ट्यूशंस नहीं ले पाते हैं, जो किताब भी नहीं खरीद पाते हैं, तो वो बच्चे कैसे लेकर के आएंगे। अब फिर समानता कहाँ आएगी। उन बच्चों में कितना स्ट्रेस होगा। एक तो राजा के घर में पैदा हुआ, एक तो जज का बच्चा है, एक IAS का बच्चा है, एक पुलिस अफसर का बच्चा है, एक पुलिस कमिश्नर का बच्चा है, एक प्रोफेसर का बच्चा है। अब उन्हें तो पता ना अपने जीवन का कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता हूँ, मैं कैसे बनाऊंगा। लेकिन एक जो राजमिस्त्री है, जो बढ़ई है, कारपेंटर का काम करता है, जो लोहार है, लोहे का काम करता है, जो नाई है, बाल काटने का काम करता है, जो सुनार है, अब ये लोग जो अपना हाथ के कष्टगार हैं, वो लोग क्या करेंगे। वो कहाँ पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें तो रोज लाना रोज खाना है ना जी। अब रोज लाना, अब वो फेल हो जाता तो माता पिता उसको मारते हैं, डांटते हैं। अब मारते पीटते हैं तो घर छोड़ के चला जाता है, वो कहीं चोर बन जाता है, कहीं डकैत बन जाता है, या रेल की पट्टी के नीचे आके कट जाता है, या फांसी का फंदा लगा लेता है, या गलत सोसाइटी में चला जाता है। तो मैं एक चिंतनशील होने के नाते से मैं ये कहूँगा कि हमें एडमिशन प्रक्रिया में कुछ ऐसा रखना चाहिए, हमें समानता, समान एजुकेशन रखनी चाहिए कि समान एजुकेशन का मतलब है कि चाहे राजा का बच्चा है चाहे फकीर का बच्चा है, एक ही विद्यालय में पढ़ेगा, एक ही करिकुलम पढ़ेगा। और जब वो कंपटीशन होगा तब पता चलेगी कि कौन सी प्रतिभा है और कहाँ से निकलेगा। अभी की जो एजुकेशन है, इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे निकल जाते हैं, और जो गरीब फुटपाथ के लोग हैं उनके बच्चे रह जाते हैं। और फिर अब ये जो कोरोना है, इसने तो सबको क्या कर दिया, अब तो पेट रह गया ना, भूख रहेगी। अब तो जो बीमारी में माँ के लिए घर और घेर बेच करके जो पैसा लगा दिया, सोना बेच दिया, जेवर बेच दिया, गिरवी रख दिया सारा कुछ। अब वो जो आदमी थे, जो पहली प्रथा थी, बहुत सारे लोग हैं जहाँ से लिया था कि 6 महीने की तनख्वाह उन्होंने एडवांस में ले ली, 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में ले लिया, तो मालिक कहता कि भैया यहाँ रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जब ही जा करके जब तेरा पूरा पैसा पट जाएगा ना तब तुझे मिलेगा। तो ऐसे लोगों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम, मतलब निर्णायक मंडल जो है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि पॉलिसी ऐसी बनाए ताकि जिसमें हर देशवासी पढ़ सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। अब इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील में कहा जाता है, वो भीख मांगना सिखा देते हैं। वो सिर्फ खाना अपनी तस्तरी लेकर के आते हैं और वो भोजन लेकर के चले जाते हैं, पढ़ते नहीं है, वो पढ़ने के लिए नहीं आते, ना उससे पहले आते हैं ना उसके बाद रुकते हैं। और कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले भी उन्हें केवल खाना लेने ही भेजते हैं। उनकी मानसिकता हो चुकी है। उनकी मानसिकता इसलिए हो चुकी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि पिता है वो हैंडीकैप्ड है, पिता है वो बूढ़ा है, 80 साल का बीमार है, माँ है वो किसी कोठी में काम करती है, बहन भाई हैं वो 4-4 6-6 बच्चे हैं। वहाँ हम दो और हमारे दो थोड़ा ही हैं। तो वहाँ उनके जो चैलेंज हैं वो अलग है, और इसकी वजह से वो खुद भेजते हैं कि जा बेटा तू लिया, उसके तू थोड़ा सा तू खा लेना, थोड़ा सा मैं खा लूंगा। तो वो घर का परवरिश करने के लिए भी वो थोड़ा सा इस प्रकार से चलता है। लेकिन जो ये एजुकेशन की बात मैं कर रहा था आपसे कि इसमें अंकों की आपाधापी, हम लोग भी पढ़े हुए हैं,
उस समय पर फर्स्ट आना बहुत बहुत माने बड़ी लगता बात है, था। राइट राइट। सेकंड और थर्ड भी कोई या थर्ड आकर के कोई पास हो जा तो वो बहुत होता था। कभी भी 100% नंबर लाने वाला तो हमने देखा नहीं। हम भी अपने टाइम में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, हम भी टॉपर रहे हैं। वहां पर तो 10-20 गांव के अंदर कोई एक आदमी भी अब बता से बटा करते थे, भाई अब उसका अब लड़का पास हो गया। आज तो हर घर में मतलब जो है 90 और 100% लाने की दुहाई में लगे हुए हैं, चाहे बिल्कुल। कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। और बच्चों पर जबरदस्ती थोप रहे हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। उसकी इच्छा है संगीत में जाने की, उसकी इच्छा है योग में जाने की, उसकी इच्छा है खेलने की, उसकी इच्छा है किसी और फील्ड में जाने की। वो कुछ और जगह अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता है, लेकिन नहीं, वहाँ प्रेशर नहीं बेटा फलाने का लड़का डॉक्टर बन गया है, देख हमारी नाक कट जाएगी, तूने डॉक्टर नहीं बना, तूने डॉक्टर ही बनना है, तूने डॉक्टर बन करके दिखाना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन अनेकों प्रकार का है। डिप्रेशन घर भी मिल जाता है, बाहर मिल जाता है, स्कूल में मिल जाता है, कॉलेज में मिल जाता है, दोस्त दे देते हैं, मास्टर दे देते हैं, कहीं पर माँ दे देती है, कहीं पिता दे देते हैं, कहीं मित्र दे देते हैं, कहीं बहुत सारी डिप्रेशन होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। अब कैरियर का जो आपने इसमें कहा था कि कैरियर कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे कैरियर को? कैरियर तो जब ही, क्योंकि पहले क्या है कि पहले एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी, जो बच्चा पास हो गया उसको लग गया। अब कौन सा बच्चा पास होगा? अब पास कौन सा होगा? अभी आपने देखा ना स्कैंडल कितना खुला। अभी जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती में आपने देखा एएसआई की जो भर्ती थी, सिपाहियों की जो भर्ती थी, कितने उसमें आईएएस एससीएस पकड़े गए थे, कितने पैसा उसमें लिया गया था। यदि इसी प्रकार का इस देश में चलता रहा कि जो बड़े आदमी सीटों पर बैठ गए हैं, जो आईएएस लग गए हैं, जो एससीएस लग गए हैं, यदि पैसे लेकर के वही भर्ती करते रहे, तो फिर हमारे और आपके बच्चे कहाँ लगेंगे? उनके लिए नौकरी कहाँ है? क्या करेंगे हम पढ़ा करके, और क्या करेंगे वो पढ़ करके? कहाँ प्रतिभा का अब वो पढ़ करके गया, उसने पूरी मतलब 6 महीने तैयारी की, फॉर्म भरने के बाद में कोचिंग भी ली और पेपर भी अच्छा करके आया, लेकिन उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। और जो कभी नहीं पढ़ा था, जिसने कुछ नहीं किया था और फर्जी डिग्री लेकर के आया था, स्कूल और कॉलेज में शैतानी की थी और वहां पर माँ बाप का भी अपमान किया था, वो जाकर के वहां पर लग गया तो उसने 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख दे दिए। उनके पास था, दे दिया। अब झोपड़ी में रहने वाला कहाँ से 50 लाख लाएगा, 10 लाख उनके पास लाएगा? केवल एक शिक्षा है, हैं? उसके बल पे तो भी वो आगे नहीं पहुंच पा रहे। उसके बल पे भी नहीं पहुंच पा रहे। जी। तो इस समाज में अभी बहुत सारी कुसंगतियां हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, जिन पर काम करना पड़ेगा। और मैं जो संदेश देना चाह रहा हूँ हाँ, आखिर में यूथ एक को, जी। यूथ को जो मैं संदेश देना चाह रहा हूँ, यूथ मुझे जो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, क्योंकि मैं बहुत चिंता की बात कर रहा हूँ। ये किसी नेट पे नहीं है, ये किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आपस में हमें मिल करके रहना चाहिए और आपस में हमें जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए, धर्मवाद से ऊपर उठना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्रतिभा किसी भी घर में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में कहीं पर भी पैदा हो सकती है और उस प्रतिभा का हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हम यदि सिर्फ इसमें बढ़ते रहेंगे कि ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, मेरे वर्ण का है, ये मेरा चाचा का है, ये मेरा ताऊ का है, ये मेरा भैया है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा पूरा देश, पूरा परिवार है मेरा, पूरा इस देश के अंदर जितनी पॉपुलेशन है वो सब मेरा परिवार है, वो सब मेरे परिवार के साथी हैं और हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया हमारे सभी श्रोताओं को जो हमें सुन रहे हैं, स्पेशली बच्चों को, कि हम सबको एक समान समाज में आगे आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए इस अहम मुद्दे पर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बच्चों को तनाव मुक्त कैसे करें इसके बारे में भी बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका।